जय हिंद एवरीवन। दिस इज प्रियांशु पांडे और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं परीक्षागढ़ चैनल में, जहां हम सभी सरकारी कॉम्पिटिटिव एग्जामों का समाधान करते हैं। और ये मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, मैं और मेरी टीम आपको ये अश्योर करती है, आश्वस्त करती है कि कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो यूपीएससी एनडीए हो, यूपीएससी सीडीएस हो, सीएपीएफ हो, एफकैट हो, इंडियन कोस्ट गार्ड कॉमन एडमिशन टेस्ट हो, एसएससी हो या कोई भी एग्जाम हो, इनके लिए जितना भी कंटेंट रिक्वायर्ड होगा, पूरा सिलेबस हम अपने चैनल यानी परीक्षागढ़ पे फ्री में अवेलेबल कराएंगे। एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपको किसी भी दूसरे बैच का सब्सक्रिप्शन लेने का और कहीं भी और पैसा देने का जरूरत नहीं है ना। हर चीज अवेलेबल होगी यहाँ पर फ्री में, चाहे वो कॉन्सेप्ट की क्लासेस हों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हों, एमसीक्यूज हों और जितने भी मटेरियल्स हों, नोट्स हों, ये सारी चीजें चैनल पे बिल्कुल फ्री में अवेलेबल होगी। इसी इंफॉर्मेशन के साथ आज की क्लास हम शुरू करेंगे, जो कि होगा रोटेशन एंड रेवोल्यूशन के बेस पे। इससे पहले हमने 2 क्लासेस करी हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पे। उन क्लासों को अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। ये क्लास को देखने से पहले उस क्लास को जरूर देख लें, ताकि आपको यहाँ पर जितना भी कॉन्सेप्ट है वो और अच्छे से समझ में आए। ये चैप्टर जो है हमें क्लाइमेटोलॉजी का बेस देगा। यहाँ से हम एक्चुअल में समझ पाएंगे कि कैसे सीजन्स चेंज होते हैं, दिन और रात कैसे होती है, विंटर सोलिस्टिस क्या होता है, समर सोलिस्टिस क्या होता है, इक्विनॉक्स क्या होता है। इन सारी चीज़ों को हम जान पाएंगे और यहाँ से ही हम क्लाइमेटोलॉजी की शुरुआत कर पाएंगे। तो इस चैप्टर को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा और ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि यहाँ से लगातार हर साल 2 से 3 क्वेश्चन जरूर आते हैं और ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा भी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिखाऊंगा भी। साथ ही साथ अगर आपने कोटा फैक्ट्री देखी होगी तो आपको पता होगा कि जब भी एक कॉन्सेप्ट समझते थे तो उसके बाद एक चॉकलेट प्रॉब्लम आती थी, जो कि जनरली कंसिडर की जाती थी कि डिफिकल्ट होती है और वो बहुत ही तोप बच्चे जो हैं, इंटेलिजेंट बच्चे, वही सॉल्व कर पाते हैं। तो अगर आप इस क्लास में लास्ट तक रुकेंगे तो मैं भी आपको एक चॉकलेट प्रॉब्लम दूंगा जिसे आपको सॉल्व करना होगा। ये प्रॉब्लम को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए, तब आप उसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वो कितने बड़े एग्जाम में पूछा गया है और इस चैप्टर का कितना बड़ा महत्व है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं प्रियांशु पांडे, मैं 2021 से डिफेंस के एग्जाम्स दे रहा हूं। मैंने मल्टीपल टाइम सीडीएस और एफकैट को क्रैक किया है और मैं अपनी एसएसबी का वेट कर रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको ये फैक्ट तो आपको क्लास शुरू होने से पहले मैं आपको एक फैक्ट बता देता हूं कि हमारी जो पृथ्वी है उसको इक्वेटर ने 2 हिस्सों में बांट रखा है ना। तो अगर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में इस टाइम समर है ना, तो सदर्न हेमिस्फेयर में विंटर होगा, और अगर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में विंटर है तो सदर्न हेमिस्फेयर में समर होगा, है ना। ये कैसे होगा ये हम आगे की क्लास में समझेंगे। फिलहाल के लिए इस फैक्ट को अपने दिमाग में रख लीजिए, है ना। चलिए, व्हाट इज रोटेशन? रोटेशन क्या होता है? जब पृथ्वी अपने एक्सिस पे जब पृथ्वी अपने एक्सिस पे घूर्णन कर रही है, यानी कि घूम रही है। एक्सिस क्या होता है? ध्रुव, है ना। ध्रुव पे घूर्णन कर रही है तो उसे हम रोटेशन कहते हैं, है ना। पृथ्वी, हालांकि मैं आपको बता दूं, आपने छोटे क्लासों में पढ़ा भी होगा, पृथ्वी जो है वो सीधी नहीं है, वो टिल्टेड है, ऐसा है ना। टिल्टेड है, थोड़ी झुकी हुई है। कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री किससे? वर्टिकल से। 23.5 डिग्री वर्टिकल से झुकी हुई है। और हॉरिजॉन्टल से कितना झुकी हुई है? 66.5 डिग्री। टोटल मिला के 90 डिग्री हो गया, है ना। तो ये याद रखिएगा कि 23.5 डिग्री जो है वो वर्टिकल से है और 66.5 डिग्री हॉरिजॉन्टल से। ये याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ लेता है। तो रोटेशन, जैसा कि मैंने बताया कि जब पृथ्वी अपने एक्सिस पे घूम रही है
तो उसे हम रोटेशन कहते हैं। और इसका एक्सेस जो है वो 23.5 डिग्री टिल्ट है, यानी कि झुका हुआ है। अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है ना, ऐसे वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है। एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है, ठीक है। और रोटेशन ही वो कारण है जिसकी वजह से हम दिन और रात एक्सपीरियंस कर पाते हैं, ठीक है। रोटेशन की वजह से ही हमें दिन और रात पता चलता है। आगे बढ़ते हैं। अब हम रेवोल्यूशन के बारे में जानेंगे। रेवोल्यूशन क्या होता है? रेवोल्यूशन होता है, ये हो गया हमारा सन, सूर्य देवता, और ये आ गए, ये हो गई ऑर्बिट, और ये हो गया अर्थ। तो अर्थ या पृथ्वी सूरज के आसपास जब, यानी उस सूरज का चक्कर लगाती है, परिक्रमा करती है, तो उसे हम रिवॉल्यूशन कहते हैं। अब मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से कि पहली बार ये किसने प्रूव किया था कि अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करता है? उससे पहले ये धारणा थी कि सन जो है वो अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, पर पहली बार ये किसने प्रूव किया कि अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करता है? ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चंस आ जाते हैं। उनका नाम है कॉपरनिकस, निकोलस कॉपरनिकस। कॉपरनिकस है ना, ये सी है, ई नहीं है, कॉपरनिकस। एक चीज और, अर्थ जो है वो सन के अराउंड एलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। ये किसने प्रूव किया था? ये प्रूव किया था केपलर ने। केपलर ने प्रूव किया था ये, है ना। केपलर के 3 लॉ हैं। एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, एलिप्टिकल ऑर्बिट में अर्थ रिवॉल्व करती है सन को, और टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ये हम पढ़ेंगे साइंस में। जल्दी ही हम साइंस का बैच भी शुरू करने वाले हैं, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, है ना। बैक टू द पॉइंट, केपलर ने ये प्रूव किया था कि अर्थ जो है वो एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है। पूरा एक रिवॉल्यूशन जो है वो 365 एंड 1/4 डेज में कंप्लीट होता है। और अर्थ का रिवॉल्यूशन ही मेन रीजन है कि अर्थ पे सीजन चेंज होते हैं। हमारे पास 4 सीजन होते हैं। क्या क्या सीजन होते हैं? समर, ऑटम, विंटर, स्प्रिंग। और ये चारों सीजन रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ की वजह से ही संभव हैं। अच्छा, आप लोग में से मुझे ये बताइए कि ये सन है ना, ये अर्थ है, सीजन के चेंज होने का जो गर्मी और ठंडी आती है, इसका मेन कारण क्या है? आप मुझे ये बताइए। क्या सन से अर्थ जब बहुत दूर होती है तब विंटर होता है? और क्या अर्थ जब सन के बहुत पास होती है तो समर होता है? क्या आप इस चीज से एग्री करते हैं? ये जो रीजन है, क्या आप इससे एग्री करते हैं कि अर्थ जब दूर है सन से तो विंटर होगा, और अर्थ जब पास है सन से तो समर होगा? जवाब है नहीं। मैं इससे एग्री नहीं करता हूं। क्यों एग्री नहीं करता हूं? क्योंकि अगर ऐसा होता तो मैंने आपको क्लास शुरू होने से पहले एक फैक्ट बताया था कि जब पृथ्वी पे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में समर होगा तो सदर्न हेमिस्फेयर में विंटर होगा, है ना। सदर्न हेमिस्फेयर में विंटर होगा। तो अगर ये रीजन होता कि अर्थ जब दूर होगा तो पृथ्वी पे विंटर आएगा, तो इस हिसाब से तो पूरी पृथ्वी पे ही विंटर होना चाहिए था। जबकि एक तरफ विंटर है तो दूसरी तरफ समर है। और यही अगर मैं बोलूं कि अगर अर्थ पास होती सन से और गर्मी होती तो पूरी पृथ्वी पे गर्मी होनी चाहिए थी।
ये क्या बात हुई कि आधी पृथ्वी पे गर्मी है और आधी पृथ्वी पे सर्दी है? तो मैं आपको बता दूं, सिर्फ और सिर्फ रेवोल्यूशन ही कारण नहीं है सीजन चेंज होने का। मेन रीजन है, पर इकलौता कारण नहीं है। और ये क्वेश्चन इवन आईएएस के एग्जाम में भी आ चुका है कि क्या कारण है कि जो आधी पृथ्वी पे विंटर होता है और आधी पृथ्वी पे समर होता है। तो सीजन के चेंज होने का जो असली कारण है वो है रेवोल्यूशन प्लस टिल्ट ऑफ द एक्सिस। टिल्ट ऑफ द एक्सिस, है ना? तो एक्चुअली में जो पृथ्वी झुकी हुई है, झुकने के बाद जो रेवोल्यूशन हो रहा है, ये दोनों कंबाइंड इफेक्ट है सीजन, मतलब ये दोनों के कंबाइंड इफेक्ट से सीजन चेंज हो रहा है। ठीक है, ये दोनों के कंबाइंड इफेक्ट से सीजन चेंज हो रहा है। अब मैंने बताया जैसा कि आपको कि 4 सीजन होते हैं। 4 सीजन होते हैं, समर होता है, विंटर होता है, ऑटम होता है और विंटर होता है, स्प्रिंग होता है। अभी आपने ध्यान दिया होगा कभी कि समर में जो है वो डे बड़ा होता है और नाइट छोटी होती है ना? पर धीरे धीरे जैसे जैसे समर जाने लगता है और विंटर आने लगता है, तो वो जो बीच का फेज होता है, बीच का फेज में डे और नाइट दोनों ही इक्वल हो जाते हैं। डे और नाइट दोनों ही इक्वल हो जाते हैं। फिर विंटर आता है। विंटर में क्या होता है? डे की ड्यूरेशन कम हो जाती है, दिन का समय कम हो जाता है और रात का समय बढ़ जाता है ना? रात का समय बढ़ जाता है। और फिर जैसे जैसे विंटर जाता है और समर आता है, तो बीच का जो फेज होता है उसे हम स्प्रिंग कहते हैं, है ना? उसमें भी दिन और रात बिल्कुल ही बराबर होती है। अगर आप देख पा रहे हो, मैं अपनी फोटो को थोड़ा ऊपर कर देता हूं, तो अगर आप देख पा रहे हैं इस पिक्चर को, तो आप देख रहे हैं कि समर, विंटर, ऑटम, फॉल, मतलब ऑटम, ठीक है? ऑटम में यानी पतझड़, पतझड़ का मौसम होता है, फॉल इसीलिए उसको फॉल भी बोलते हैं, ठीक है? तो ऑटम, विंटर, स्प्रिंग, ये 4 सीजन आ रहे हैं जिसमें हमने बात की कि डे और नाइट की ड्यूरेशन कैसे चेंज होती है। तो यानी कि सीजन सिर्फ और सिर्फ सीजन का मतलब सिर्फ और सिर्फ गर्मी या सर्दी से नहीं है, हॉट एंड कोल्ड से नहीं है, टेम्परेचर से नहीं है। इसका डे और नाइट के ड्यूरेशन से भी वास्ता है ना? अलग अलग सीजन में अलग अलग ड्यूरेशन होते हैं डे के, और वो कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, ये हम बात करेंगे। शुरुआत करेंगे हम स्प्रिंग से। उससे पहले मैं आपको एक पॉइंट बता देता हूं, और वो पॉइंट है सब सोलर पॉइंट। ठीक है, सब सोलर पॉइंट। सब सोलर पॉइंट क्या होता है? पृथ्वी की रेज, आई एम सॉरी सूरज की रेज, सूरज की किरणें जो हैं, वो जिस लैटिट्यूड पे परपेंडिकुलर पड़ रही होती हैं, उनको हम उसको उस जगह को हम सब सोलर पॉइंट कहते हैं। ठीक है, उस जगह को हम सब सोलर पॉइंट कहते हैं। एक चीज और याद रख लीजिएगा, एक टर्मिनोलॉजी और है, इंसोलेशन। इंसोलेशन हम सूरज से पृथ्वी पर आती हुई गर्मी को कहते हैं, इंसोलेशन। ठीक है, सूरज से पृथ्वी पर आ रही गर्मी को हम इंसोलेशन कहते हैं। सब सोलर पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां जिस लैटिट्यूड पे सूरज की किरणें परपेंडिकुलरली पड़ रही हैं। ठीक है, सन रेज आर फॉलिंग परपेंडिकुलरली ऑन दैट लैटिट्यूड, दैट इज कॉल्ड सब सोलर पॉइंट। शुरुआत करते हैं हम स्प्रिंग से। स्प्रिंग दिन है मार्च 21। मार्च 21, ये रही हमारी पृथ्वी। उप्स, ये रही हमारी पृथ्वी, ये रहा इक्वेटर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, इसको हम 0 डिग्री बोलते हैं, ये TOC, और ये कैप्रिकॉन है तो TOCP डाल लो, है ना? TOCP। अब मार्च 21 को जो सूरज है
वो सूरज की किरणें जो हैं वो सीधा परपेंडिकुलरली पड़ती हैं इक्वेटर पे, ठीक है, एकदम एग्जैक्ट इक्वेटर पे पड़ती हैं। इक्वेटर इज द सब सोलर पॉइंट। अभी यहाँ पे आपको समझ में आया सब सोलर पॉइंट क्या होता है। तो मार्च 21 को जो सूरज की किरणें हैं वो सीधा इक्वेटर पे पड़ रही होती हैं, परपेंडिकुलरली, है ना, सीधा पड़ रही होती हैं। तो उसमें क्या है, उससे डे और नाइट जो है वो इक्वल हो जाता है, दिन और रात जो होती हैं वो इक्वल हो जाती है। हमने स्प्रिंग से शुरुआत की थी और मैंने आपको बताया था स्प्रिंग में दिन और रात इक्वल होते हैं। यही कारण है कि इक्वेटर पे जब परपेंडिकुलरली जब रेज पड़ती हैं तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, इधर साइड भी और इधर साइड भी, है ना, स्लैंटेड ही सही लेकिन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, क्योंकि इक्वेटर जो है पृथ्वी का मध्य है, तो मध्य में पड़ता है, तो इसलिए इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर में। इस वजह से डे और नाइट जो है वो इक्वल होता है, ठीक है, डे और नाइट इक्वल होती है यहाँ पे। इसे हम इक्विनॉक्स कहते हैं, जिस दिन डे और नाइट इक्वल होता है उसे हम इक्विनॉक्स कहते हैं। इक्विनॉक्स। अब क्या होता है, मार्च 21 के बाद ना सूरज धीरे 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 ऊपर चढ़ने लगता है। ये रही पृथ्वी, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, है ना। तो अब 21 मार्च बीत गया, अब सन जो है वो धीरे 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 ऊपर की ओर बढ़ता है और 21 जून 21 जून को सन का रे जो होता है, ये टीओसी है, दिस इज टीओसी, है ना। 21 जून को सन की रेज जो हैं वो परपेंडिकुलरली पड़ती हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, और जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ती हैं परपेंडिकुलरली तो उस दिन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में होता है समर सोलिस्टिस, यानी कि समर सोलिस्टिस का मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का सबसे बड़ा दिन, लॉन्गेस्ट डे, ठीक है, समर सोलिस्टिस इसे ही बोलते हैं। जब जो सब सोलर पॉइंट है वो इक्वेटर से हटके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे चला जाता है, सन की रेज जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे परपेंडिकुलरली पड़ती हैं, तो उसे समर सोलिस्टिस कहते हैं। उस दिन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में सबसे लंबा दिन होता है, और वो दिन कौन सा है, 21 जून। अब जब सन की रेज यहां ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ रही हैं तो वो स्लैंटेड तरीके से यहां नीचे आ रही होंगी, तो सन की रेज स्लैंटेड तरीके से ज्यादा आर्कटिक सर्कल तक ही सॉरी अंटार्कटिक सर्कल तक ही पहुंच पाती हैं, अंटार्कटिक सर्कल तक ही पहुंच पाती हैं। उसके नीचे जो साउथ पोल है, ये अंटार्कटिक सर्कल, उसके नीचे जो साउथ पोल है वहां पे रहता है गहरा अंधेरा। यानी कि जैसा हमने सुना है ना, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे 6 महीने की दिन होती है और 6 महीने की रात होती है। ऐसा क्यों होता है ये मैं आपको समझा रहा हूं। तो जब सन की रेज ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में होती हैं और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे परपेंडिकुलरली पड़ रही होती हैं, तो सन की जो स्लैंटेड रेज हैं वो ज्यादा से ज्यादा नीचे कितना जा सकती हैं, एंटार्क्टिक सर्कल तक जा सकती हैं, यानी 66.5 डिग्री तक जा सकती हैं। उससे ज्यादा नीचे नहीं जा पाएंगे, और उससे ज्यादा नीचे क्या है, उससे ज्यादा नीचे है साउथ पोल। यानी कि जब सन की रेज नहीं जाएंगी तो क्या होगा, वहां पे होगा अंधेरा, 24 घंटे अंधेरा, पूरा ही अंधेरा रहता है, वहां पे सूरज नहीं उगता जब समर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में होता है। 21 जून। अब क्या होता है, 21 जून के बाद धीरे धीरे सब जो है सन जो है वो वापस नीचे आने लगता है, वो वापस नीचे आने लगता है। तो ये रहा इक्वेटर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। सन जो है वो वापस नीचे आने लगा है, तो सन 23 या 22 या 23 सितंबर, ठीक है, ये
22 या 23 सितंबर, हालांकि 22 सितंबर इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट डेट। तो 22 सितंबर को सन जो है वो वापस से इक्वेटर पे परपेंडिकुलरली पड़ता है, वापस से इक्वेटर पे परपेंडिकुलरली पड़ता है ना। और फिर से डे और नाइट इक्वल हो जाते हैं, डे और नाइट इक्वल हो जाते हैं, ड्यूरेशन जो है वो इक्वल हो जाती है, और इसे हम कहते हैं इक्विनॉक्स। अच्छा, एक बात मैं और बता दूं, मार्च वाले इक्विनॉक्स को हम वर्नल इक्विनॉक्स बोलते हैं, और सितंबर वाले इक्विनॉक्स को हम ऑटमनल इक्विनॉक्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये रहा इक्विनॉक्स। अब आफ्टर दिस इक्विनॉक्स क्या होता है, विंटर्स आ रहे हैं, है ना। नॉर्थन हेमिस्फीयर में तो अब विंटर्स आ रहे हैं, जून में हमारे यहाँ गर्मी होती है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि अब 22 सितंबर के बाद सन वापस जो है वो धीरे 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 नीचे जाना शुरू करेगा। ये हमारा इक्वेटर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और धीरे 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 सन जो है वो नीचे जाना शुरू करेगा, और फिर 22 दिसंबर को सन की रेज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे परपेंडिकुलरली पड़ेंगी। कैप्रिकॉर्न के लिए सीपी लिख देता हूं मैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। हाँ, तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे सीधी पड़ेंगी। अब जब सीधी पड़ेंगी तो सदर्न हेमिस्फेयर में समर आ गया, क्योंकि अब सन की रेज यहां अगर पड़ रही हैं तो यहाँ पे तो ज्यादा गर्मी होगी ना, जहां पे सन की रेज ज्यादा पड़ेंगी वहां ज्यादा गर्मी होगी, जहां पे सन की रेज कम पड़ेंगी वहां पे कम गर्मी होगी या ठंडी होगी, ये कह सकते हैं। तो ये सदर्न हेमिस्फेयर में समर्स आ गए, ठीक है। और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में क्या हुआ कि स्लैंट रेज पहुंच रही है ना, ऐसे स्लैंट रेज पहुंच रही हैं। तो स्लैंट रेज कहां तक पहुंच रही हैं, ज्यादा से ज्यादा ऊपर आर्कटिक सर्कल तक ही जा सकते हैं। ये रेज जो है वो आर्कटिक सर्कल तक ही जाएंगी, उसके ऊपर जो नॉर्थ पोल है, ठीक है, जो नॉर्थ पोल है वहां पे होगा वापस गहरा अंधेरा, 24 घंटे अंधेरा, सूरज उगेगा ही नहीं वहां पे। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया कि 22 दिसंबर, अब 22 दिसंबर को क्या कहते हैं, 22 दिसंबर को विंटर सोलिस्टिस कहते हैं। ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का सबसे छोटा दिन होता है। ठीक है। अभी मैं आपको ये सारी चीजें जो है वो इमेज में दिखाऊंगा ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये देखिए, ये है मार्च इक्विनॉक्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सन की रेज हैं वो इक्वेटर पे परपेंडिकुलरली पड़ रही हैं, इसलिए दिन और रात बराबर है। यहाँ पे आधा रात जो दिखा रहा है, ये दिन और रात बराबर है। ठीक है, सन रेज फॉलिंग परपेंडिकुलरली ऑन इक्वेटर, डे इज इक्वल्स टू नाइट। मार्च इक्विनॉक्स यानी वर्नल इक्विनॉक्स, वर्नल इक्विनॉक्स। ठीक है, अब आते हैं हम अगली पिक्चर पे। ये क्या है ये बताइए। अगर आप देख सकते हैं तो ये जो, हाँ चलिए मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आई सॉरी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मैं भी क्या क्या बोल जाता हूँ। ये है जून सोलिस्टिस यानी कि समर सोलिस्टिस। ये जून का महीना है, 21 जून का डेट है, और 21 जून के दिन सन की रेज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे परपेंडिकुलरली पड़ रही हैं। और क्योंकि हमारी अर्थ जो है वो टिल्टेड है, तो नॉर्थ पोल पे तो पूरा सन का रे पहुंच रहा है और यहाँ पे 24 घंटे दिन है। लेकिन ये जो साउथ पोल है, आप देख सकते हैं ना, ऐसे हमें पृथ्वी ऐसे तो है नहीं कि नॉर्थ और साउथ ऐसे होगा, ये ऐसे है। तो नॉर्थ और साउथ देखा, टिल्ट का रीजन समझ में आ रहा है ना कि सीजन कैसे टिल्ट की वजह से भी चेंज हो सकता है, मतलब टिल्ट का कैसा प्रभाव पड़ता है। तो अगर ये सीधी होती, अगर हमारी पृथ्वी सीधी होती और सीधी घूमती, तो जहां तक मुझे लगता है कि कभी 6 महीने दिन और 6 महीने रात नहीं होता। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये झुकी हुई है, तो यहां आप देख सकते हैं कि नॉर्थ पोल पे पूरे दिन
हमेशा दिन रह रहा है, जबकि साउथ पोल पे हमेशा रात रह रही है। कब? समर सोलिस्टिस के टाइम पे, जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सन रेज परपेंडिकुलरली पड़ रही हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सन रेज ज्यादा से ज्यादा आर्कटिक सर्कल तक ही पहुंच पाएंगी, उससे ज्यादा नीचे एंटार्क्टिक सर्कल तक ही पहुंच पाएंगी, उससे ज्यादा नीचे नहीं जा पाएंगी। और इस वजह से साउथ पोल पे पूरे टाइम वो अंधेरा रहता है। मैं आपको बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं ताकि आप लोग को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, क्योंकि जनरली थोड़ा विजुअलाइज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना, इसलिए मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूं। सितंबर, अब जब समर खत्म हुआ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और सूरज धीरे 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 वापस नीचे आने लगा, तो ये वापस से इक्वेटर पे परपेंडिकुलरली उसकी रेस पड़ने लगी और आया ऑटमनल इक्विनॉक्स, है ना। सितंबर को ऑटमनल इक्विनॉक्स बोलते हैं। ऑटमनल इक्विनॉक्स पे क्या होता है? फिर वही बात, डे और नाइट इक्वल हो जाते हैं, सनरेज जो है इक्वेटर पे परपेंडिकुलर पड़ रहे होते हैं। धीरे धीरे आफ्टर ऑटमनल इक्विनॉक्स सन रेज जो है वो नीचे आने लगती हैं, है ना, नीचे आने लगती हैं। तो नीचे आती हैं तो कहां तक आती हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक आती हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक आती हैं, और यहां पर पड़ रहा होता है परपेंडिकुलर सन रे। अब जब यहां पे सन रे परपेंडिकुलर पड़ रहा होता है, तो ऊपर जो है वो स्लैंटेड हाइट में, स्लैंटेड तरीके से जाता है, ऐसे, है ना, ऐसे जा रहा होता है। तो ज्यादा से ज्यादा ये देख रहे हैं आप व्हाइट लाइन, ये है आर्कटिक सर्कल। ये आर्कटिक सर्कल तक ही सनरेज पहुंच पाती हैं, उसके ऊपर जो नॉर्थ पोल है वहां पे नहीं पहुंच पाती हैं। और इस वजह से जब सन सदर्न हेमिस्फेयर में होता है तो नॉर्थ पोल पे हमेशा रात होती है, नॉर्थ पोल पे हमेशा रात होती है, और साउथ पोल पे हमेशा दिन होता है। आशा कि आप समझ गए होंगे ये पूरा चीज, है ना। अब अगर मैं आपको बताऊं तो आप देख रहे हैं कि सन जो है वो 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ के बीच में, जिसके बीच में इक्वेटर भी पड़ता है, 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ के बीच में ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, देखिए, हालांकि ये बोलना मेरा गलत होगा कि सन ट्रैवल कर रहा है, सन नहीं ट्रैवल करता है, हमारी धरती रिवॉल्व करती है ना। अगर मैं आपको बताऊं, देखिए ये 23.5 डिग्री साउथ, ये साउथ, इसके बीच में ट्रैवल कर रहा है सन। मैं आपको बताऊंगा कि अर्थ ये बोलना क्यों गलत है कि सन ट्रैवल कर रहा है, पर उसके पहले आप जान लीजिए, क्योंकि ये मान्यता है ना, आप देख रहे हैं ना, सन ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है ना। तो हम अभी अभी के लिए बोल रहे हैं सन ट्रैवल कर रहा है। तो सन जो है वो 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ तक ट्रैवल कर रहा है। तो यानी कि सन रेज सबसे ज्यादा कहां पड़ रही हैं? इसी जोन में पड़ रही हैं, 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ के बीच में। इसी वजह से इसे टॉरिड जोन कहते हैं। मैंने आपको लैटिट्यूड वाले पहली क्लास में ही बताया था टॉरिड जोन के बारे में, इसीलिए इसे टॉरिड जोन कहते हैं। अब 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ से ऊपर ये जो 66.5 डिग्री है ना, ऊपर वाले को आर्कटिक सर्कल कहते हैं, नीचे वाले को अंटार्कटिक सर्कल कहते हैं, ये बात आप याद रखिएगा। तो 66.5 डिग्री साउथ, है ना। तो इसके ऊपर जो सन की रेस हैं वो सिर्फ और सिर्फ स्लैंटेड पड़ती हैं, स्लैंटेड, है ना, परपेंडिकुलरली नहीं पड़ती हैं, वो टेढ़े पड़ती हैं। इस वजह से यहां पर ज्यादा गर्मी नहीं होती है, इसीलिए इस जोन को टेम्परेट जोन कहते हैं, टेम्परेट जोन। धीरे धीरे मैं भी सीख रहा हूँ लिखना, हालांकि हैंडराइटिंग बड़ी अच्छी बन रही है। खैर,
तो इसको कहते हैं हम टेम्परेट जोन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्लैंटेड सनरेज पड़ती हैं, तो यहाँ ज्यादा गर्मी नहीं होती, बड़ा ही मॉडरेट टेम्परेचर होता है, थोड़ी ठंडी ठंडी सी होती है। तो यही वजह है, अब अगर मैं आपको बताऊं कि यही वजह है हमारे कलर के अलग अलग होने की। जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं, अगर आप उनमें जाएं, वो 23.5 डिग्री से ऊपर ही पड़ती हैं, 66.5 डिग्री के, मतलब वो टेम्परेट जोन में पड़ती हैं। वहां ज्यादा सूरज की रोशनी, मतलब सूरज की किरणें नहीं जाती हैं, परपेंडिकुलरली नहीं पड़ती हैं, इस वजह से ही वो लोग वहां गोरे होते हैं। ठीक है। और जहां टॉरिड जोन में, यहाँ जितनी भी कंट्रीज लाई करती हैं, अफ्रीका, हमारे इंडिया के हम इंडिया मतलब ये हमारे जो सेंट्रल इंडिया उससे नीचे का जो पार्ट है, ये सारी जो जितनी भी कंट्रीज हैं अफ्रीका में, ये सारी जो जगहें हैं, यहाँ पर आप जनरली देखोगे कि हल्के डार्क कॉम्प्लेक्शन के लोग पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सूरज की रोशनी जो है वो एकदम परपेंडिकुलरली इस जोन में पड़ रही होती है। ठीक है। और उससे ऊपर जो हमारा नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, इसे तो हम फ्रिजिड जोन इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे सूरज की रोशनी तो ठीक से पहुंच ही नहीं पाती, तो इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, तो इस जोन को हम कहते हैं फ्रिजिड जोन। ठीक है। आशा है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। हालांकि ये क्लास थोड़ी लंबी चल रही है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जब कॉन्सेप्ट समझाना हो तो ये क्लासेस लंबी हो ही जाती हैं। पर इसके बाद एक गारंटी ज़रूर है कि आप इसके बाद रोटेशन रेवोल्यूशन से आया एक भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं, है ना? कोई भी एग्जाम हो उसमें आप छोड़ेंगे नहीं। चलिए इसके आगे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेते हैं, जो कि डायरेक्ट ही इसी चैप्टर से आए हुए हैं। तो ये क्वेश्चन है CDS 2017 एक का, कि द फैक्ट दैट द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन नॉट इन सर्कल्स बट इन एलिप्सेस वाज फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेटेड बाय। प्लैनेट्स, यानी कि प्लैनेट्स क्या, मैं अगर अर्थ की भी बात करूं तो कोई भी प्लैनेट हो, वो सन के अराउंड एलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव कर रहा है, ये किसने बताया था? मैंने आपको क्लास की शुरुआत में बताया था कि ये हमें जोहानेस केपलर ने बताया था। और कॉपरनिकस ने क्या बताया था? कॉपरनिकस वाज द फर्स्ट पर्सन टू से दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन भी CDS 2017 एक से है कि which one of the following statements with regard to winter solstice is correct? South pole experiences 24 hours of darkness, occurs on 21st June, North pole experiences 24 hours of darkness, sun is at एपीहीलियन। विंटर सोलिस्टिस के हिसाब से ये चारों स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? अब विंटर सोलिस्टिस कब होता है? मैंने आपको बताया कि विंटर सोलिस्टिस होता है 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को जब सन रेज जो हैं वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे परपेंडिकुलरली पड़ रही होती है, यानी सन जो है वो सदर्न हेमिस्फेयर में होता है, तो और वो दिन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के लिए सबसे छोटा दिन होता है, उसे हम विंटर सोलिस्टिस कहते हैं। उस दिन क्या होता है, तो मैं आपको ये फिर से आपको फोटो दिखाता हूं। ये इस दिन की हम बात कर रहे हैं, 22 दिसंबर की। 22 दिसंबर के दिन क्या होता है? ऑप्शंस थे हमारे कि साउथ पोल पे रात रहती है 24 घंटे, और नॉर्थ पोल पे रात रहती है 24 घंटे, और क्या ऑप्शंस थे हमारे? और हाँ, 21 जून को होता है। चलिए मैं तो आपको डेट ही बता दी, 22 दिसंबर, तो ये तो ऑप्शन पहले ही एलिमिनेट हो गया कि 21 जून को होता है। 21 जून को क्या होता है? 21 जून को समर सोलिस्टिस होता है। ठीक है, उस दिन सन जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होता है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, और सन इज एट एपीहीलियन। मैं आपको ये शायद ये बताना भूल गया, या मैंने नहीं बताया, चलिए मैं बता देता हूँ। एपीहीलियन और पेरीहीलियन ये टर्मिनोलॉजीज क्या होती हैं। जब ये सन है, ये एलिप्टिकल ऑर्बिट है, ये अर्थ एक बार यहाँ पे है, ठीक है, और एक बार अर्थ यहाँ पे है। तो जब सन अर्थ से बहुत दूर, यानी सबसे दूरी पे होता है,
बहुत दूर तो क्या ही, सबसे दूरी पे होता है अपने ऑर्बिट। अब एलिप्टिकल ऑर्बिट का मतलब है अंडाकार ऑर्बिट, तो कहीं चपटा होगा, कहीं फैला होगा। तो अर्थ जो है जब सबसे दूर होता है सन से, तो उसे हम कहते हैं एपीहीलियन। एपीहीलियन। और जब सन अर्थ से सबसे पास होता है तो उसे हम कहते हैं पेरीहीलियन। पेरीहीलियन, है ना, पेरीहीलियन कहते हैं। अब इसको याद करने का तरीका, P फॉर पास, तो पास माने पेरीहीलियन, और A फॉर अवे, अवे और एपीहीलियन माने दूर। ठीक है, तो पास यानी पेरीहीलियन, अवे एपीहीलियन। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन था कि साउथ पोल पे 2400 घंटे डार्कनेस होती है, 21 जून वाला तो एलिमिनेट हो गया। नॉर्थ पोल पे 2400 घंटे डार्कनेस होती है, सन एपीहीलियन पे होता है। तो इसमें से क्या सही है? नॉर्थ पोल पे 2400 घंटे डार्कनेस होती है, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे जब सन है तो ऑफ कोर्स साउथ पोल पे डार्कनेस नहीं होगी, साउथ पोल पे दिन होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। एपीहीलियन, सन कब एपीहीलियन पे होता है? सन होता है एपीहीलियन 4 जुलाई को। ठीक है, 4 जुलाई को। और पेरीहीलियन पे कब होता है? पेरीहीलियन पे होता है पेरी पेरी द प्लेटिपस। अगर आप लोगों ने फिनियस एंड फर्ब देखा होगा तो आप लोग को पता होगा पेरी कौन है। काफी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था, बिना बोले बहुत कुछ बोल जाता था। खैर, पेरीहीलियन होता है 3 जनवरी को। ठीक है, 3 जनवरी। ओके, आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, ये एनडीए 2014 में आया था। इक्वेटोरियल रीजन हैज नो अदर सीजन्स एक्सेप्ट समर, व्हाट कुड बी द रीजन? Length of day and night is more or less equal. Rotational velocity is maximum at equator. Coriolis force is 0 at the equator. तो इसमें क्या हुआ है, देखिए आप, मैंने आपको बताया कि सूरज जो है वो 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ के बीच में ही ट्रैवल कर रहा होता है। इसका मतलब सूरज की सबसे ज्यादा किरणें जो हैं वो इक्वेटर पे पड़ रही हमेशा। मतलब इक्वेटर एक ऐसी जगह है जहां पर सूरज की किरणें पड़नी ही पड़नी है हमेशा। तो वहां पे जो है इक्वेटर पे जो है लेंथ ऑफ डे एंड नाइट इज मोर और लेस इक्वल, और यही हमारा आंसर है। अब विंटर क्यों होता है? क्योंकि दिन छोटे होते हैं, रातें लंबी हो जाती हैं, तो सूरज की रोशनी हमें कम समय के लिए मिलती है, तो इसलिए टेम्परेचर कम रहता है। और समर क्यों होता है? दिन बड़े होते हैं, रातें छोटी होती है, तो सूरज की रोशनी ज्यादा मिलती है, तो क्या कहते हैं, ज्यादा होता है हमारा, क्या कहते हैं, टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है। इस वजह से वहां पे हमारे सीजन चेंज होते हैं। लेकिन इक्वेटर पे क्या है, डे और नाइट ऑलमोस्ट मोर और लेस इक्वल ही रहते हैं, तो कोई सीजन चेंज होता ही नहीं, वहां सिर्फ एक ही सीजन है, वो है समर। तो और यही यही आंसर भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द समर एंड विंटर सीजन्स इन अ ईयर आर कॉज्ड बाय। अब ये क्वेश्चन मैंने आपसे क्लास के शुरू होते ही पूछा था कि समर और विंटर क्यों होते हैं। क्या एपीहीलियन और पेरीहीलियन की वजह से होते हैं, यानी कि सूरज अगर बहुत दूर है तो विंटर होगा, सूरज अगर पास है तो समर होगा, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है? या रोटेशन की वजह से होते हैं, या सोलर इंसोलेशन? मैंने बताया था इंसोलेशन क्या होता है, इंसोलेशन होता है सूरज से आने वाली गर्मी, तो सूरज से आने वाली गर्मी की वेरिएशन की वजह से समर और विंटर होते हैं। और या रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स इंक्लाइंड एक्सिस, या रिवॉल्यूशन के प्लस टिल्ट ऑफ एक्सिस की वजह से सीजन चेंज होते हैं। तो मैंने आपको ये रीजन बताया था कि रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ विथ ऑन इट्स इंक्लाइंड एक्सिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, दूर और पास का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। रोटेशन की वजह से दिन और रात चेंज होते हैं मगर सीजन चेंज नहीं होते हैं, और सोलर इंसोलेशन की वजह से सीजन चेंज नहीं होते हैं। एक और क्वेश्चन जो कि आया था एनडीए और एनए 2016 में, और ये था कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के कॉन्टेक्स्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। वर्नल इक्विनॉक्स मार्च 21 को होता है, समर सोलिस्टिस दिसंबर 22 को होता है, ऑटमनल इक्विनॉक्स
सितंबर 23 को होता है और विंटर सोलिस्टिस जून 21 को होता है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के हिसाब से मैंने आपको बताया था कि वर्नल इक्विनॉक्स यानी कि मार्च में होने वाला इक्विनॉक्स मार्च 21 को ही होता है। ऑफ कोर्स ये सही है। समर सोलिस्टिस दिसंबर 22 में होता है, ये गलत है, ये 21 जून को होता है। ऑटमनल यानी सितंबर वाला इक्विनॉक्स सितंबर 23 को होता है, ट्रू है। जबकि विंटर सोलिस्टिस जो है वो दिसंबर 22 को होता है, ना कि जून 21 को। तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन करेक्ट है वो है बी ऑप्शन 1 एंड 3 ओनली। और अब आ रहा है हमारा चॉकलेट क्वेश्चन। अगर आपने इस पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा होगा तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। और ये क्वेश्चन आईएएस के प्री 2019 में आया था। अब ऑन 21 जून द सन डज नॉट सेट बिलो द होराइजन एट द आर्कटिक सर्कल। याद है ना, आर्कटिक सर्कल ऊपर होता है, याद रखिएगा। मैं आपको पृथ्वी वापस से बना देता हूं। ये आर्कटिक सर्कल, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और ये अंटार्कटिक सर्कल है ना। ये आर्कटिक सर्कल, ये अंटार्कटिक सर्कल, ठीक है। डज नॉट सेट बिलो द होराइजन एट अंटार्कटिक सर्कल, शाइन्स वर्टिकली ओवरहेड एट द नून ऑन द इक्वेटर। इक्वेटर पे वर्टिकली यानी कि परपेंडिकुलरली चमक रहा होता है, या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे परपेंडिकुलरली चमक रहा होता है। अब देखने की बात यह है कि यूपीएससी ने कैसे क्वेश्चन को घुमाया है। उसने ना आपको समर सोलिस्टिस दिया, ना आपको विंटर सोलिस्टिस दिया, ना इक्विनॉक्स जैसा कोई भी टर्म नहीं दिया जो आपने किताब में पढ़ा होगा। उसने सीधे सीधे डेट पूछ ली। अब 21 जून को क्या होता है? 21 जून को होता है समर सोलिस्टिस, ऐसे लिख रहा हूं मैं उसे। अब समर सोलिस्टिस में सन जो होता है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होता है। इसको हम 0 डिग्री ले लेते हैं ताकि आप समझ पाए, है ना। ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सन होता है। अब जब सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे है तो आप मुझे बताइए कि साउथ पोल पे दिन होगा या रात होगी? ऑफ कोर्स रात होगी। और नॉर्थ पोल पे 24 घंटे दिन होगा। नॉर्थ पोल पे 24 घंटे दिन होगा और साउथ पोल पे 24 घंटे रात होगी। साउथ पोल पे 24 घंटे रात होगी। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। क्यों? क्योंकि आर्कटिक सर्कल के होराइजन से सन कभी डूबता ही नहीं डूबेगा, तभी तो नॉर्थ पोल पे सब 24 घंटे दिन होगा। बाकी अंटार्कटिक सर्कल की तो कोई बात ही नहीं आती, क्योंकि अंटार्कटिक सर्कल पे तो है ही नहीं ना हमारा सन। सन तो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आर्कटिक सर्कल आता है। और 21 जून को समर सोलिस्टिस है, तो इक्वेटर पे तो है नहीं, वो तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे वर्टिकली शाइन कर रहा है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे भी नहीं है। तो ये तीनों गलत हैं। एक मात्र आंसर सही है और वो है पहला ऑप्शन, कि सूरज जो है आर्कटिक सर्कल की होराइजन से नहीं डूबता है। ठीक है, चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही। आशा करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।